गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। 12th एंड 11th क्लास का ये टॉपिक है और ये मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मैम ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और हमें समझ में नहीं आता। इसी वजह से मैं आज इसको स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ताकि इसमें जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है और ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी रखता है। और इसके अलावा जब आप किसी आगे फर्दर कंपटीशन में बैठते हो तो वहाँ पर भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये पूरी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे वो रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में आप जानते हो, ह्यूमन का एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे कि रीना है, रीना का मधु से रिलेशन है, रीना मधु की बेटी है तो डॉटर का रिलेशन जो है वो रीना का मधु से है। इसी तरह से रीना रवि की भी बेटी है तो इसीलिए रवि और रीना के बीच में फादर और डॉटर का रिलेशन हो जाता है। लेकिन यही रीना ऋतु की मदर है तो यहाँ पर मदर और डॉटर का रिलेशन हो जाता है। तो जिस तरह से एक ही ह्यूमन बीइंग के अलग अलग ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनमें भी आपस में रिलेशंस होते हैं। और यही हमारे टॉपिक को बताना है आज कि रिलेशंस मैथमेटिक्स में किस तरह से एस्टैब्लिश्ड होते हैं। बिल्कुल यही एक पैटर्न है, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में रिलेशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिलेशंस होते हैं। आज धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप रिलेशंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिलेशंस में जो बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो सबसे पहली चीज़ है कि हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है, आपको कोई डाउट्स हैं तो मैंने नंबर सिस्टम पर एक वीडियो बना रखा है, पहले ही आप उसे देख सकते हो, जिसे देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, किन को हम होल नंबर कहते हैं, कौन से नंबर रेशनल होते हैं, कौन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप में मैं आपको दे सकती हूँ आपको हल्का सा। बाकी पूरा देखने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिन्हें हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम चीज़ों को काउंट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ सामान रखा हुआ है और हमें उसे काउंट करना है तो वो नेचुरल नंबर में काउंट किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 इसी तरह से तो काउंटिंग करेंगे। मान लीजिए आपके पास में कुछ बॉक्सेस रखे हैं और आपको वो काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बाद अगर हम उसमें ज़ीरो भी ऐड कर दें तो, क्योंकि नेचुरल नंबर ना 1 से 9 तक होते हैं, 9 के बाद में अगर हमें कोई आगे नंबर जाना है तो 9 के बाद में उसको हमें ज़ीरो की ज़रूरत होती है। ज़ीरो मिलते के साथ ही ये नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बन जाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ ज़ीरो भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से होल नंबर जो है वो ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इंटीजर्स पे आ जाइए। इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, साथ में ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। -1 -2 -3 ये सब 0 1 2 3 4 ये सभी जिन्हें आप नंबर लाइन पर शो करते हो ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आ जाएँ तो हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर आप जानने के लिए उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बात सेट। ठीक है बेटा, सेट क्या है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेल डिफाइंड सबसे बड़ी चीज़। यहाँ पर एक वर्ड पे मैं जोर दे रही हूँ, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी आप कलेक्शन ले रहे हो उसकी डेफिनेशन आपकी पूरी तरह से सही होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि वह डेफिनेशन किसी और के लिए कुछ और हो और किसी और के लिए कुछ और। सपोज़ कीजिए मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ फेवरेट हिंदी पोएट, कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ फेवरेट हिंदी पोएट, है ना बेटा। अब फेवरेट तो देखो अलग अलग होता है, जो मेरा फेवरेट है वो आपका नहीं होगा, जो आपका फेवरेट है वो किसी और का नहीं होगा। सब अगर आप अपना कलेक्शन निकालेंगे तो सबका अलग अलग आएगा। तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि इसकी डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, तो देखो सभी
सिलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर अगर हम लेते हैं तो सभी लोग, आप, मैं, कोई और भी, सब अगर हमारे पास एक कलेक्शन निकाल कर दिखाएंगे तो जनवरी टू दिसंबर सारे मंथ लिखेंगे तो सबका सेट एक सा होगा, देन इट इज़ कॉल्ड सेट। समझ में आ गई। तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड होता है। सपोज करिए ए हमने एक सेट ले लिया जो कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट है, तो ये हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है बेटा, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसेट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं हल्का हल्का आपको बताते चल रही हूँ, थोड़ा सा हमें आज रिलेशंस तक पहुँचना है। अच्छा, इसमें देखिए एक सिंबल हमारे पास होता है ये, इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू का नाम देते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए मेरे पास एक सेट ए है और सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए, तो आई कैन से ए इज़ द ए बिलोंग्स इनटू ए। ये बिलोंग्स कहा जाता है कि ये ए लेटर जो है वो इस ए सेट के अंदर बिलोंग करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू ए, तो जो लेटर आई है वो सेट ए के अंदर बिलोंग करता है। अब अगर हम कहें कि बी बिलोंग्स टू ए, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी जो है वो हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता। तो अगर बिलोंग नहीं करता तो इसको इस तरह से कट लगाकर ये सिंबल बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज करिए मेरे पास एक अनदर सेट है बी और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए, ई एंड आई, तो मैं क्या देख रही हूँ कि बी के सभी लेटर्स ए के अंदर दिखते हैं। बी में ए है जो कि मेरे पास ए में भी दिखाई दे रहा है, बी में ई है वो भी ए में है, बी में आई है वो भी ए में है, तो बी की सभी लेटर्स ए के अंदर आ जाते हैं। देन हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका भला, ए का, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास एक सेट है सी, एक सेट सी है और सी जो है वो है 3, 5, 7, 9, 10 और एक अनदर सेट है डी और ये हमारा होता है 5, 7। चूँकि डी के सभी एलिमेंट सी में आ जाते हैं, दैट्स वाई वी कैन से दैट D is the subset of C। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद अगर मैं होल नंबर की बात करूं, आप एक चीज़ देखिए, नेचुरल नंबर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर आगे तक के सभी नंबर्स होते हैं और होल नंबर में 0 भी होता है, तो इसका मतलब होल नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है किससे वाला, नेचुरल नंबर से। देन हम कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर is the subset of set of whole number। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। इसी तरीके से अगर i जो है, i हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो i अगर इंटीजर्स है तो हमारे पास जो होल नंबर का सेट है w वो इंटीजर्स का सबसेट होगा, बिकॉज इंटीजर्स में सभी होल नंबर आ जाते हैं प्लस में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसेट आपको क्लियर हो गया। अगर हमें किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट निकालने पड़े तो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे ज़रा हम। अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 5 और मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर कार्टेशियन नंबर n। कार्टेशियन नंबर क्या है, एक सेट जितने भी एलिमेंट कैरी करता है दैट नंबर इज़ इट्स कार्टेशियन नंबर। मतलब अगर हमारा पास ए जो सेट है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो ये 3 जो है ये इसका कार्टेशियन नंबर है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट हमारे क्या निकल के आते हैं, 2 की पावर 3, 2 to the 4, 2 to 8, यानी 8 सबसेट्स हमारे इसके बनेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई कि 8 सबसेट कैसे बनेंगे। अब वो बता देती हूँ मैं सबसेट कैसे बनते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 5,
तो सबसे पहले हम इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट से सेट बनाते हैं। एक एलिमेंट 2 ले लिया हमने, ये एक सेट हो गया, दूसरा 3 2 सेट हो गया, तीसरा 5 ये थर्ड सेट हो गया। अब 2 एलिमेंट सिंगल सिंगल तो हमने ले लिए, अब पेयर पेयर में लेंगे तो 2,3 ये एक सेट हो गया। फिर 3 और 5 को एक साथ लेंगे, 3,5 ये सेकंड सेट हो गया। इसके बाद फिर 2,5 ये हमारा इसका थर्ड सेट हो गया। फिर एक सेट हम खुद ये पूरा का पूरा ए ले लेते हैं, 2 3 एंड 5, और लास्ट में एक जो है वो हमारा होता है 5। 5 इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सबसेट। ठीक है, 5 को एम्प्टी सेट कहते हैं और हर एक सेट का ये सबसेट कंपलसरी है। तो हमारे पास एक सबसेट, जब भी हम कोई भी सेट बनाएंगे, सेट लेंगे और उसके सबसेट्स बनाएंगे तो उसमें एक हम उसको खुद को भी इन्वॉल्व करते हैं और एक पाई को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा कब इसमें से जो सारे सेट्स हैं जिनमें से हम लास्ट में एक तो हिम सेल्फ वाला और एक पाई वाले को छोड़ दें, तो बाकी के सब जो हैं इन सब को प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट कहे जाते हैं। और अगर इनको सबको मिला दें तो होल सबसेट, सारे सबसेट हो जाते हैं। टोटल अगर हम काउंट करें तो देखिए कितने बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 ही हमने यहाँ फॉर्मूला से निकाला था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट जो है वो फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं 2 की पावर n, और वो करेक्ट आते हैं क्योंकि हमने वो टेस्ट करके देख लिया है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जब हमारे पास दो सेट हैं, पहले तो हमने देखा हो सेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर एक, चलो पहले मैं आपको ऑपरेशंस ही बताती हूँ। एक सेट हमारे पास है 3 5 7 3 9, और एक सेट हमारे पास बी है जो कि है 1 2 3 4 5। इनके बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एंड देन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कैसे कैसे निकालना है ये एक ऑपरेशन मैं आपको बताती चलती हूँ। देखिए, जब हम ए और बी में यूनियन निकालते हैं तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स हमें कंबाइन करके रखने होते हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। तो इसमें यहाँ पर जब हमने ए यूनियन बी निकाला है तो हम पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 5 7 3 9। अब देखते हैं कि बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ हमें यूज़ करने। पहले 1 लिख लिया जो हमने पहले यूज़ नहीं किया है बिल्कुल, फिर 2 ले लिया, फिर 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 हम पहले ले चुके हैं, 2 बार किसी एलिमेंट को नहीं लेते। फिर 4 ले लेंगे और 5 भी नहीं लेंगे क्योंकि 5 भी हम ले चुके हैं। इस तरीके से ए यूनियन बी हमें फाउंड हो गया। ए यूनियन बी में हमारे पास हमने ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लिए हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन आता है वो आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन आते हैं एलिमेंट्स उन्हें लिया जाता है। देखिए, ए में 5 है, 7 3 9 है, और बी में 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर मुझे 3 और 5 ये दोनों में दिखाई दे रहे हैं, कॉमन है। 3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 5 जो है वो यहाँ दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैं 2 एलिमेंट्स चूज़ करना, तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे 2 ही नहीं लेने होते, यहाँ तो हमारे 2 आ रहे हैं, जितने आएंगे उतने ही लेने होते हैं। जो कॉमन आते हैं वही एलिमेंट हमें लेने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा ए 3 एंड 5। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे को नेक्स्ट ऑपरेशन ए माइनस बी लेना है। ए माइनस बी के लिए क्या करना है बेटा? देखिए, ए में वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं, वो सभी एलिमेंट जो बी में ना आए हों। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रही हूँ मैं। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो सभी एलिमेंट्स जो बी में ना आए हों। अब देखो 5 जो है वो बी में आ गया है, इसीलिए इसे हम नहीं ले सकते। 7 नहीं आया है, इसीलिए ए माइनस बी में हम 7 ले सकते हैं।
+3 जो है वो ए में आ चुका है, इसीलिए नहीं ले सकते, और 9 नहीं आया है, दैट्स वाई हम 9 को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से a माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है a क्रॉस b, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है हमें रिलेशन समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जानेंगे कैसे करते हैं। देखिए ए हमारे पास एक सेट है जो कि है 5 7 3 9, और बी जो है वो हमारा था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम इनमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बेटा अगर ए क्रॉस भी मुझे निकालना है, ए क्रॉस बी, देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले 5 को लेना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए को लेना है बी के सभी एलिमेंट के साथ एक एक बार। तो 5 को 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1, इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन पेयर। 5 और 1 ये बन गया हमारा एक कार्टेशियन पेयर। अब 5 को 2 के साथ लेंगे तो 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, ठीक है। ऐसे ही हम 7 को ले लेते हैं, फिर एक एक करके सबकी बारी आती है। 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5। अब फिर 3 के साथ आ जाइए। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। इसके बाद 9 के साथ में आ जाएंगे तो 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4 एंड 9, 5। और ये जो सारे हमारे नंबर आए इनका एक जो सेट बना, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहेंगे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। समझ में आई बेटा? ठीक है, चलिए तो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आएंगे। देखिए अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया, सेट लिया ए 2 3 4 और एक सेट ले लिया बी 1 2, और इसमें अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले मैं ए के एलिमेंट से शुरू करूँगी। 2, 1, 2, 2, फिर 3 की बारी आती है। 3, 1, 3, 2, फिर 4, 1 एंड 4, 2, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बेटा। जब ए क्रॉस बी की बात हम कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स पहले लेने होते हैं और बी के बाद में। अगर मैंने बी क्रॉस ए कहा तो फिर बी के एलिमेंट्स स्टार्टिंग में लेंगे और ए के बाद में। कैसे? अगर बी क्रॉस ए होता तो 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। इस तरीके से हम बी क्रॉस ए लेते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, है ना। कोई रेयर कंडीशन हो, कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, अलग बात है। बाकी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो डेफिनेटली जो है वो अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, और हम नहीं कह सकते कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इट इज़ आल्सो अ सबसेट, ये भी इट इज़ आल्सो अ सेट, ये भी एक सेट होता है बेटा। और इसके एलिमेंट्स, ये जो कार्टेशियन पेयर्स हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं। इन कार्टेशियन पेयर्स में से अगर मैं कुछ ले लूँ तो वही कहलाते हैं रिलेशंस। आ रही बेटा समझ में बात? रिलेशन क्या है कि अगर ए और बी, समझिए ध्यान से, ए और बी दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स के बीच में हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उससे एक सेट बनाया। उस सेट के मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तो वो जो कुछ एलिमेंट्स उस सेट से लिए हैं, चाहे मैं सारे भी ले सकती हूँ या कुछ भी ले सकती हूँ जो मुझे चूज़ कर दें, तो वही हमारे पास रिलेशन कहलाता है। सपोज़ करिए मैंने एक रिलेशन R1 तैयार किया ए क्रॉस बी से। अगर मैंने 2, 1 और 2, 2 को ले लिया
तो ये मेरा एक रिलेशन है। ऐसे ही मैंने R2 तैयार किया, तो R2 मैंने इसमें से ले लिया 3,1, 2,2 और 4,2। इन एलिमेंट्स को लेकर मैंने R2 तैयार कर लिया। ऐसे ही मैं R3, R4, R5। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कितने, हाउ मैनी रिलेशन कैन बी मेड, हम कितने रिलेशन बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखो बेटा ध्यान से समझो कि अब मेरे पास जो ये सेट है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का जो सेट था इसमें कितने मतलब एलिमेंट्स थे, एक तो 2,1 था, एक 2,2, एक 3,1, एक 3,2, एक 4,1 और एक 4,2, ये एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो कार्टेशियन नंबर है बेटा वो हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो n इसके लिए 6 हो गया। तो इससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट हैं हम जान चुके थे पहले कि कैसे बनाते हैं। सबसेट होते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 की पावर 6 ले लीजिए, 64 एलिमेंट्स हमारे, 64 रिलेशंस हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, 64 रिलेशंस हम इसमें से बना सकते हैं। अब 64 रिलेशन तो बहुत बड़े हो जाएंगे लिखना। ठीक है, मैं कुछ और एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। सपोज करिए A हमारे पास है 2 और 1 एक सेट है, B हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें हम ले लेते हैं 2 एलिमेंट 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास 2, हम इसको मान लेते हैं A के अंदर एलिमेंट है 2 और इन्हें हम n ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 2। B के अंदर भी एलिमेंट हमारे, चलो 3 ले लेते हैं, 5 एंड 6। B के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इन्हें m कह देते हैं, m इज इक्वल टू 3। अब इनसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B। बताइए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। जब हम 2 को 3 से लेंगे तो एक होगा 2,3, फिर 2,5, फिर 2,6, फिर 1,3, 1,5 और 1,6, और इस तरीके से हमारे पास कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स आए। यानी A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे आए n इंटू m, यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए ये हमारे पास 6 आए। अब इससे अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना चाहूँ